हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में। साथ में हम पढ़ेंगे विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि से संबंधित कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इनकी हम उदाहरण भी पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में क्या अंतर है, इसको हम अंतर से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में हम पढ़ेंगे विश्लेषण और संश्लेषण विधि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि आपकी आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, खासकर उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ में अन्य जितनी भी जो है टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संश्लेषण विधि के बारे में। संश्लेषण विधि जो है एक शिक्षण की एक ऐसी विधि है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, विचारों, अवधारणाओं और सूचनाओं को जोड़ करके एक नई अवधारणा का निर्माण करते हैं। इस विधि में क्या होता है, छात्रों को हम क्या होता है, रचनात्मक रूप से सोचने, नए विचार उत्पन्न करने और उनकी समझ को गहराई देने में भी हम मदद करते हैं। तो संश्लेषण का मतलब ही क्या होता है, नई चीज़ों, नई अवधारणाओं का निर्माण करना। कैसे निर्माण करना, जो विचार हैं या अन्य जो अवधारणाएं हैं या फिर सूचनाएं हैं, उनको जोड़ करके एक नई अवधारणा का निर्माण करना ही संश्लेषण विधि कहलाती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की, तो मुख्य बिंदु में क्या है, विचारों को जोड़ना। संश्लेषण विधि में क्या होता है, विचारों को क्या होता है, जोड़ा जाता है। विभिन्न स्रोतों से जो विचार आते हैं या फिर सूचनाएं आती हैं, उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। संश्लेषण विधि में इकट्ठा करके एक समग्र दृष्टिकोण भी तैयार किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस कारण इसमें क्या होता है, रचनात्मकता पर भी जोर होता है। विचारों को तो जोड़ते ही जोड़ते हैं इस विधि द्वारा, हम इसमें क्या करते हैं, रचनात्मकता पर भी जोर देते हैं। किस तरह से जोर देते हैं, इस विधि में चाहे छात्रों को नए नए समाधान या नई अवधारणाओं को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और यह विधि जो होती है छात्रों को सिखाती है, क्या सिखाती है कि हम चीज़ों को अलग अलग भागों में देखने की बजाय उसको समग्र रूप में किस तरह से देखें, ये इस बात पर भी बहुत महत्वपूर्ण जो है जोर देती है। दोस्तों, तीसरा जो मुख्य बिंदु है इस विधि का, संश्लेषण विधि का, वो है समस्या समाधान। इसमें क्या होता है कि संश्लेषण विधि का हम उपयोग क्या करते हैं, जटिल समस्याओं को हल करने में हम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, समस्याओं का समाधान करने का इसमें प्रयास किया जाता है। और साथ ही छात्रों को क्या होता है, तार्किक और रचनात्मक दृष्टिकोण से इस समस्या या इस क्या कहते हैं, विधि को अपनाने में मदद मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा संश्लेषण विधि में क्या होता है। विचारों को जोड़ा जाता है, रचनात्मकता पर जोर दिया जाता है और साथ ही साथ जो है समस्या का समाधान भी किया जाता है। किस तरह से किया जाता है वो हमने पढ़ा कि जो सूचनाएं हैं या विचार हैं या अवधारणाएं हैं, उनको जोड़ करके एक नई अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है, जिस कारण जो है बच्चों में, छात्रों में रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है, नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है और साथ में जो गहराई से किसी भी समस्या को गहराई से जो है वो सोचने में उनको भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि की चरण की। तो कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है, जानकारी एकत्र करना। तो सबसे पहले चरण में क्या करेंगे, जानकारी को एकत्र करेंगे। किस तरह से एकत्र करेंगे, अलग अलग स्रोतों से जो भी जानकारी आएंगी उसको क्या करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं पहले स्टेप में। जैसे दोस्तों, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं या कोई वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं या फिर साहित्यिक जो सामग्री है, उनका क्या करना, उनकी जानकारी को, उनसे संबंधित जो जानकारी हैं उनको क्या करना, संग्रह करना, एकत्रित करना। दोस्तों, जो दूसरा क्या कहते हैं आपका स्टेप है संश्लेषण विधि का, वो क्या है, जानकारी का संगठन। दूसरा स्टेप कहलाएंगे। इसमें क्या होता है, जो भी पहले स्टेप में आपने जानकारी एकत्रित कर ली है उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, जितनी भी जानकारियाँ आपने एकत्र की हैं। साथ में क्या कह रहा है कि प्रमुख विचारों को पहचानेंगे और उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या कहलाएगा, नए विचारों का निर्माण। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे, नए विचारों का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, अलग अलग विचारों या तथ्यों को जोड़ करके करेंगे, या फिर जो अलग अलग विचार आए हैं उन्होंने जो इकट्ठा किए हैं उनकी अवधारणाओं, वो उन अवधारणाओं को, संरचनाओं को, है ना, या फिर समाधान,
ठीक है, का निर्माण करेंगे। तो जितने जो इससे पहले वाले स्टेप में जो अलग अलग विचार थे या अलग अलग जो तथ्य थे उनको जोड़ करके क्या बनाएंगे, नई अवधारणाओं को या फिर नई संरचना को या फिर किसी समस्या अगर है तो समस्या के समाधान का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, विभिन्न स्रोतों से एकीकृत जानकारी के आधार पर जैसे कि क्या करना, एक निबंध लिखना या फिर प्रोजेक्ट तैयार करना। जो भी प्रोजेक्ट दिया है जिस भी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले छात्र क्या करेंगे, उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको इकट्ठा करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उनको व्यवस्थित क्रम में रखेंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, उनमें से जो पॉसिबल उनके समाधान हैं या फिर जो उनको सही लगते हैं ऐसे अवधारणाएं या संरचनाएं, उनको क्या करेंगे, वो जोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर वो नई जो है विचारों का निर्माण करेंगे। और जो चौथा स्टेप होगा वो क्या होगा, संशोधन, समीक्षा और संशोधन होगा। यानी कि जो तीसरे स्टेप में हमको यहाँ पर छात्र ने क्या बना ली है, तीसरे स्टेप में नई अवधारणा का जन्म कर लिया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, उन अवधारणाओं की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे या समाधान, जो भी समस्या है उनका जो समाधान उन्होंने बना लिया है उसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो जो चौथा स्टेप होगा वो समीक्षा से संबंधित होगा। अगर वो समीक्षा करने के बाद अगर उनको लगता है यहाँ पर त्रुटि है इस स्टेप में या इस पॉइंट में, तो ज़रूरत पड़ने पर उसमें क्या करेंगे, वो संशोधन यानी कि सुधार भी करेंगे। तो दोस्तों ये थी 4 स्टेप। पहला स्टेप था आपका संश्लेषण विधि का जानकारी को इकट्ठा करना, विभिन्न स्रोतों से जानकारी को क्या करेंगे, छात्र इकट्ठा करेंगे। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जानकारी जो भी उन्होंने इकट्ठा की है उनको व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत करेंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो अलग अलग विचार थे या फिर तथ्य जो थे उनको क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करके एक नई अवधारणा का निर्माण करेंगे या समस्या का जो समाधान उन्होंने निकाला है उसका निर्माण करेंगे। और चौथे स्टेप में जो भी समस्या का समाधान किया है उन्होंने या फिर अवधारणा बनाई है उसकी समीक्षा करेंगे। और जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे संशोधन की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो संशोधन भी करेंगे। जैसे कि दोस्तों विज्ञान विषय की बात करते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। तो विज्ञान विषय की बात करते हैं तो विज्ञान में जैसे आपको जल चक्र बताना है, वाटर साइकिल बताना है, तो वाटर साइकिल को संश्लेषण विधि से हमको समझाना है छात्रों को। अगर छात्रों को समझेंगे तो किस तरह से समझेंगे, वाष्पीकरण के थ्रू समझेंगे, संघनन के थ्रू समझेंगे और वर्षा के अलग अलग चरणों को वो जोड़ करके समझेंगे। तो वाष्पीकरण क्या है वो समझेंगे, संघनन हो गया और वर्षा के जो अलग अलग चरण होते हैं उन सबको जोड़ करके वो क्या करेंगे, संपूर्ण जल चक्र की प्रक्रिया को समझेंगे। जैसे कि पानी को अगर गर्म करते हैं तो वो समझेंगे कि गर्म करने पर क्या होता है, वो वाष्प बदल जाता है और उस वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो फिर क्या हो जाता है, फिर दोबारा क्या कहते हैं, जल में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया संघनन और वाष्पीकरण, इस तरह से इसको वो जोड़ते चले जाएंगे और एक संपूर्ण प्रक्रिया का वो निर्माण करके यानी कि जल चक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरह से भाषा में अगर हम करेंगे, भाषा विषय में क्या होता है, अब विभिन्न स्रोतों से विचार एकत्र करेंगे। वो अगर सपोज किसी सब्जेक्ट, किसी विषय पर अगर उन्होंने निबंध लिखने को या कविता लिखनी है तो अलग अलग स्रोतों से क्या करेंगे, वो अपने विचार, वो क्या करेंगे, विचारों को एकत्र करेंगे या फिर कह सकते हैं सूचनाओं को एकत्रित करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो निबंध या फिर कविता लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि और आपका पर्यावरण संरक्षण है, जैसे उदाहरण दे रखा है पर्यावरण संरक्षण पर उन्हें क्या करना है, निबंध लिखना है, लेख लिखना है। तो उससे संबंधित जितने भी तथ्य होंगे वो उनको क्या करेंगे, एकत्र करेंगे और एकत्र करने के बाद उसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद वो अपने विचारों, नए विचार उनके बनेंगे और फिर उसको आगे नए विचार जब उनके बनेंगे तो फिर उनकी समीक्षा भी करेंगे। और जहाँ पर उनको लगता है कि भाई यहाँ पर एरर आ रही है, यहाँ पर गलती है, मुझे यहाँ पर और अच्छे से इसको सुधारना चाहिए, तो वहाँ पर उसको सुधारेंगे भी। तो इस तरह से 4 स्टेप जो है हर विषय में वो कर सकते हैं। जैसे कि विज्ञान में जैसे मैंने आपको बताया, भाषा में बताया, इसी तरह से इतिहास में भी कर सकते हैं। जैसे कि इतिहास में जो है विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको जोड़ करके है नहीं, क्या समझाना कि ये घटनाएं जो हैं किस तरह से हुई है ना, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अगर कोई घटनाएं हैं तो उसके विषय में अगर छात्रों को बताना है तो इस संश्लेषण विधि का हम जो है उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें संश्लेषण विधि के कौन कौन से लाभ हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें रचनात्मक सोच। छात्रों में क्या होती है, इससे रचनात्मक सोच का विकास होता है और छात्रों को रचनात्मक और अभिनव
समाधान खोजने के लिए प्रेरित की विधि करती है। दूसरा है आपका समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण का भी विकास होता है इसमें बच्चों में विषयों और अवधारणाओं को समग्रता से देखने और समझने में इसमें मदद मिलती है। साथ में क्या होता है, आत्मनिर्भरता आती है छात्रों में। छात्र जानकारी को स्वयं जो होते हैं एकत्रित करना सीखते हैं। पहले जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ने की इकट्ठा करके व्यवस्थित क्रम में कर रहे हैं उसको। तो इससे उनको क्या होता है, एकीकृत करने की जो होती है समझ विकसित होती है। साथ में क्या होता है, तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण भी उसमें उनमें पैदा होता है, क्योंकि वो जितनी भी समस्याएं आई, किसी समस्या का समाधान करना है तो एक से अधिक जो है उनके पास समस्याएं उन्होंने आई, उनकी ग्रुप में आई, तो वो क्या करेंगे, उन समस्याओं को व्यवस्थित क्रम में जो है रखेंगे। तो उनमें तार्किक क्रम भी, उनमें तार्किकता भी आएगी और व्यवस्थित करने का दृष्टिकोण भी आएगा। तो तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण में है कि ये विधियाँ छात्रों को तार्किक रूप से सोचने और व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। संश्लेषण विधि की कुछ सीमाएं हैं दोस्तों, तो वो कौन कौन सी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जटिल प्रक्रिया की सीमाओं में। यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है प्रारंभिक कक्षा के बच्चे जो है इतना तार्किक रूप से नहीं सोच पाएंगे, है ना, जानकारी को इतना इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, वो उसको व्यवस्थित क्रम में कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरह से प्रारंभिक कक्षाओं के लिए थोड़ा जटिल हो जाती है। समय की आवश्यकता, अलग अलग स्रोतों से क्या करना है, जानकारी को या समस्या के समाधान को क्या करना है, एकत्र करना है। तो उन्हें एकत्रित करने में क्या होता है, समय अधिक लगता है। जैसे कि आगमन विधि में होता था ना, समय अधिक लगता था, तो इसी तरह से यहाँ पर आपका जो संश्लेषण विधि है उसमें भी क्या होता है, समय की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण जो होता है सभी छात्रों के लिए उपयुक्त भी नहीं होती है। कुछ छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और विचारों को जोड़ने में कठिनाई भी हो जाती है। इस कारण ये सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये थी दोस्तों संश्लेषण विधि से संबंधित कुछ सीमाएं। तो आइए अब देखते हैं विश्लेषण से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्लेषण विधि में क्या होता है दोस्तों, ये भी जो है शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें क्या होता है, विषय हो गया या अवधारणा हो गया, अभी जो समस्या है उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। उनके उल्टा है यहाँ पर, वहाँ पर क्या हो रहा था, जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी अवधारणा या समस्याएं हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसकी गहरी और विस्तृत समझ को विकसित किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य जो होता है दोस्तों, जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। और कैसे किया जाता है, चरणबद्ध तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करके, जिससे कि वो क्या करें, प्रत्येक भाग को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जटिल जो अवधारणाएं हैं उनको क्या कहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पढ़ाया जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है, जटिल विषय क्या हो रहा है, आसान बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, उस जटिल विषय को अलग अलग भागों में तोड़ करके, अलग अलग भागों को चरणबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, हम छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि हर एक स्टेप को वो समझ सके। विश्लेषण विधि की विशेषताओं की हम बात करें तो विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है विशेषताओं में, इसमें विभाजन। जैसे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा था संश्लेषण विधि में, यहाँ पर क्या हो रहा है, तोड़ा जा रहा है चीज़ों को। जो कठिन विषय होते हैं उनको सरल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो विभाजन यहाँ पर क्या आता है, जो विषय होगा, जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो भी हमने समस्याएं दी जाती हैं उनको क्या करते हैं, ये अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं और फिर हर एक पार्ट को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्योंकि बड़ी पार्ट का जो अध्ययन करना जो है टफ होता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम छोटे से पार्ट को हम क्या करें, उसका अध्ययन करें, वो ज़्यादा ईजी होता है समझना। तो प्रत्येक भाग की यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग व्याख्या भी की जा सकती है और बच्चे जो है उसको अच्छे से समझ भी लेते हैं। दूसरी विशेषता यह तर्क पर आधारित है। तो जो ये आपकी विश्लेषण विधि होती है वो तर्क पर आधारित होती है। छात्रों को तर्क संगत सोचने के लिए यहाँ पर जो होता है प्रेरित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विश्लेषण विधि में क्या होता है, अलग अलग भाग बनाए जाते हैं, एक भाग को अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है और हर भाग के पीछे के कारण और प्रक्रिया को समझा भी जाता है, जिस कारण यह तर्क पर आधारित बच्चों को क्या करता है, छात्रों को क्या करता है, सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। चरणबद्ध शिक्षण, यहाँ पर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है चरणबद्ध यहाँ पर शिक्षण होता है। शिक्षण प्रक्रिया जो होती है एक चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक चरण को पहले स्पष्ट किया जाता है तभी वो आगे बढ़ता है। इस कारण से यह जो होती है चरणबद्ध प्रक्रिया इसको माना जाता है। फिर उसे जोड़ करके पूरी अवधारणाओं को समझाया जाता है।
नेक्स्ट है इसकी विशेषता गहरी समझ। जो विश्लेषण विधि में क्या होता है, यहाँ पर जटिल जो विषय होते हैं उनको गहराई से समझने में यहाँ पर मदद मिलती है, क्योंकि जटिल विषय है तो उसको क्या कर रहे हैं हम, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसकी जटिलता से जो है, इस विषय की जो जटिलता अगर आती है कहीं पर, तो उसको समझने में जो है इस विधि द्वारा बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये तो थे इसकी मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताओं में हमने पढ़ा दोस्तों कि ये विश्लेषण विधि जो होती है विभाजन पर आधारित है, यानी कि विषय को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके जो है शिक्षक जो होता है छात्रों के सामने रखता है। तर्क पर आधारित होती है, तर्क संगत सोचने के लिए जहाँ पर जो होता है छात्र प्रेरित रहता है। और यह चरणबद्ध शिक्षण होता है इसमें, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पर यह होती है अलग अलग जो विस्तृत जो आपके टफ वाले जो अवधारणाएँ होती हैं, समस्याएँ होती हैं, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इनको तोड़ा जाता है। यानी कि ये प्रक्रिया क्या होती है, चरणबद्ध तरीके से होती है और फिर उसको जोड़ करके जो है अवधारणाओं को समझा जाता है। गहरी समझ भी विकसित होती है जिस कारण बच्चों में। अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि के चरण की, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं विश्लेषण विधि में। जैसे कि हमने पढ़ा था संश्लेषण विधि में सबसे पहले जो होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, उनको एकत्र किया जाता है। एकत्र करने के बाद किया जाता है, उसमें उनको व्यवस्थित क्रम से लगाया जाता है और उसके बाद एक नई अवधारणाओं का जन्म होता है, नई समस्या के समाधान का जो है प्रयास किया जाता है। और उसके बाद अगर कुछ यहाँ पर कमी अगर रह जाती है किसी भी स्टेप में, तो उसको फिर क्या कहते हैं, सही करने का भी प्रयास किया जाता है। बट यहाँ पर जो है विश्लेषण विधि में क्या होता है, सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है। जैसे कि संश्लेषण विधि में क्या था, वहाँ पर विषय का चयन नहीं किया जा रहा, वहाँ पर क्या किया जा रहा था, जो समस्या है होती है उसकी जो संबंधित सूचनाएं होती हैं या अवधारणाएं होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, विषय का चयन किया जाता है। जिस भी विषय या फिर जिस भी अवधारणा का विश्लेषण करना होता है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट किया जाता है, इनकी चुना जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, विषय का विभाजन किया जाता है। यहाँ पर जो जटिल विषय होते हैं उनको छोटे और सरल भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग की जो है व्याख्या भी की जाती है गहन अध्ययन और विश्लेषण करके। भागों के बीच अलग अलग जो भाग, अगर सपोज एक से ज़्यादा भाग अगर आते हैं तो उनके बीच संबंध को भी स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम गणित विषय में पढ़ते हैं, तो किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो हल करने के लिए विभिन्न चरणों का हम विश्लेषण करते हैं। जैसे कि x + 5 = 10 है, इसको हम चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं कि x अगर हम फाइंड करना है तो x = क्या हो जाएगा, जो इधर प्लस है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम करेंगे 10 - 5, इस तरह से x = 5। तो यानी कि इस विधि में जो है चरणबद्ध तरीके से जो होता है गणित की समस्याओं को हल किया जाता है। समीकरणों को पुनर्गठित भी किया जाता है और x के मान का विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं विज्ञान विषय में तो जैसे कि वाटर साइकिल मैंने आपको बताया था, वाटर साइकिल का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो उसके लिए आपको इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, संघनन, कंडेंसेशन समझना होता है और वर्षा यानी कि प्रेसिपिटेशन समझना होता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में क्या होता है, किसी कविता का अगर विश्लेषण करना है तो कविता की पंक्तियों का अर्थ समझा जाता है इसमें। उसकी जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं या भाव हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। लेखक का उद्देश्य समझा जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कि 1857 का विद्रोह, इसका विश्लेषण किया जाता है। कारण क्या है, घटनाक्रम क्या है, परिणाम क्या है, इस सब की क्या कहते हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं रही, सपोज 1857 में विद्रोह हुआ तो उसको विद्रोह का कारण क्या था और उस 1857 के विद्रोह के दौरान क्या है, कौन कौन से घटनाक्रम जो है घटित हुए और उनसे क्या परिणाम निकला। तो ये सब जो होती हैं विश्लेषण विधि के माध्यम से ही संपन्न की जाती हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं विश्लेषण विधि के लाभ। सबसे पहला लाभ है गहरी समझ। छात्रों को किसी भी विषय को गहराई से समझने में यहाँ पर उनको मौका मिलता है। दूसरा है तार्किक कौशल का विकास करना। जो छात्र होते हैं उनमें तर्क संगत सोच और समस्या समाधान की क्षमता जो है बढ़ती है। अगला हम बात करें इसके चरणबद्ध शिक्षण। जटिल विषयों को चरणबद्ध तरीके से समझाना इसमें जो होता है इस विधि द्वारा आसान हो जाता है। समग्र दृष्टिकोण यानी कि छात्रों को विषय को संपूर्णता में देखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थे विश्लेषण विधि के लाभ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा गहरी समझ विकसित होती है छात्रों में, तार्किक कौशल का विकास होता है इस विधि के द्वारा, तर्क संगत सोचने और समस्या का समाधान जो है निकालने की क्षमता विकसित होती है, चरणबद्ध शिक्षण जो होता है इसमें मदद मिलती है, समग्र दृष्टिकोण जो है इसमें मदद मिलती है और साथ में
अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि की सीमाएं। कौन कौन सी सीमाएं यानी कि लिमिटेशन होती हैं। समय लेने वाली प्रक्रिया, ये भी थोड़ा समय लेती है प्रक्रिया। विभिन्न विषय को जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है तो थोड़ा इसमें समय लगता है। प्रारंभिक स्तर पर तो ये कठिन होती है, वे छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर जो होती है उतनी प्रभावी नहीं होती है। हर छात्र के लिए उपयुक्त भी नहीं है। कुछ छात्र जटिल विश्लेषण होता है ना, उनका कुछ लोग जटिल अवधारणाओं को समझ लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, है ना। कुछ को क्या होती है, कुछ समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। तो हर एक छात्र के लिए ये है उपयुक्त नहीं रहती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनकी परिभाषाएँ और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं MCQ विश्लेषण और संश्लेषण विधि से संबंधित। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, विश्लेषण विधि के बारे में कौन सा कथन सही है। विश्लेषण विधि में जानकारी और छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल, विश्लेषण विधि में क्या होता है, जो जानकारी होती है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। विश्लेषण विधि में विचारों को जोड़ करके तो संश्लेषण में होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विश्लेषण विधि का मुख्य उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, तो ये भी गलत है आपका। इसके द्वारा जो होता है तार्किक कौशल को बढ़ाया जाता है, तो आपका सी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। विश्लेषण विधि केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, ऐसा कहना भी जरूरी नहीं है, केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा कि विश्लेषण विधि में जो होती है जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संश्लेषण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संश्लेषण विधि में क्या होता है, जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके समझाना होता है, या नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है, या केवल विज्ञान और गणित के लिए उपयोगी है, या जानकारी का पुनः निरीक्षण किया जाता है। तो संश्लेषण विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो कहता है जानकारी को संश्लेषण है यानी कि बना नई क्या कहते हैं अवधारणाओं विचारों को बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा। यहाँ पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करना है, तो निर्माण वाली बात जब आएगी तो वो संश्लेषण विधि में आएगी, और जब तोड़ने वाली बात आएगी तो वो विश्लेषण विधि में आएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, संश्लेषण और विश्लेषण विधि में क्या अंतर है, कौन सा अंतर है बताना है। पहला ऑप्शन है, संश्लेषण विधि जटिल विषयों को सरल बनाती है, जबकि विश्लेषण विधि नए विचारों का निर्माण करती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। संश्लेषण में क्या होता है, नए विचार बनते हैं, जबकि विश्लेषण में होते हैं जटिल अवधारणाओं को या विषयों को सरल बनाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन देखें, विश्लेषण विधि में छोटे हिस्सों में विषय को विभाजित किया जाता है, बिल्कुल सही है, जबकि संश्लेषण विधि में नए विचारों को जोड़ा जाता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। एक बार सी को भी देख लेते हैं, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि दोनों ही एक ही उद्देश्य कैसे हो जाएगा, है ना। संश्लेषण विधि केवल साहित्य के लिए उपयोगी है ऐसा जरूरी नहीं है, अन्य सब्जेक्ट भी क्या होते हैं इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्लेषण विधि के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना नहीं, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना नहीं, जानकारी को जोड़ करके नई अवधारणाओं का निर्माण करना, ये तो संश्लेषण में होता है, तो ऐसा भी नहीं होगा। विषय की गहरी समझ और तार्किक विश्लेषण करना, बिल्कुल सही। विषय की यहाँ पर क्या होती है, गहरी समझ को और तार्किक विश्लेषण को बढ़ावा दिया जाता है, यही इसका उद्देश्य है विश्लेषण विधि का। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इनकी डी रहेगा। संश्लेषण विधि किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है, विचारों और तथ्यों को जोड़ करके एक नया दृष्टिकोण तैयार किया जाता है, हाँ हो सकता है। विषय के विभिन्न हिस्सों का गहनता से विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ संश्लेषण की बात चल रही है ना। छात्र को एक ही दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन है, सभी प्रकार की अवधारणाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विचारों तथ्यों को जोड़ करके एक नया दृष्टिकोण तैयार किया जाता है संश्लेषण विधि में, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि में छात्रों का कार्य क्या होता है। छात्र को विभिन्न तथ्यों को जोड़ करके नया समाधान तैयार करना, या छात्रों को छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी विभाजित करने में मदद करना, या छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना, या संपूर्ण विषय की समग्र समझ देना। तो दोस्तों यहाँ पर बात चली विश्लेषण विधि में, तो विश्लेषण विधि में की बात में क्या होता है, छात्रों को छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी दी जाती है, उनको तोड़ करके, और जिससे कि उनमें क्या हो, समझने में उसको आसानी रहे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें। विश्लेषण विधि में क्या होता है, छात्रों को छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी दी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि में छात्रों को क्या सिखाया जाता है। नए विचारों और अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल सही। प्रत्येक अवधारणा को छोटे हिस्सों में देना, ये तो आपको विश्लेषण में होता है। किसी समस्या का समाधान ढूंढना, हो सकता है। केवल गणित और विज्ञान में काम आता है, ऐसा जरूरी नहीं है केवल गणित और विज्ञान में काम आए।
तो यहाँ पर दोस्तों किसी समस्या का समाधान ढूंढना ये भी सही नहीं होगा, उससे ज़्यादा बेटर आपका है नए विचारों और अवधारणाओं को जोड़ना, जो होता है संश्लेषण विधि में छात्रों को सिखाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी विश्लेषण विधि का एक उदाहरण है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह एक जटिल गणितीय समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके हल किया जाता है इस विधि में, विश्लेषण में। तो हाँ बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। जो जटिल समस्याएं होती हैं गणित की, उनको क्या है छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके हल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए। बी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये कविता के विभिन्न तत्वों को जोड़ करके उसकी समझ विकसित करने के लिए कहना, या फिर आपका दो विचारों को जोड़ कर कहाँ, यहाँ पर भी जोड़ कर आ रहा है, यहाँ पर भी आपका जोड़ कर आ रहा है, तो जोड़ कर तो संश्लेषण विधि में होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अगर हम चौथा ऑप्शन की बात करें तो वैज्ञानिक सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर, यहाँ पर भी जोड़कर आ रहा है ना। तो विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, है तोड़ते हैं। जो कठिन समस्या है उसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हम देखते हैं, रिकैप कर लेते हैं, पूरा समरी पढ़ लेते हैं। संश्लेषण विधि में क्या होता है, विचारों को एकत्रित करके नई नई अवधारणाओं बनाने पर यहाँ पर काम हो रहा था। जबकि हम विश्लेषण विधि की बात करें तो विश्लेषण विधि में क्या होता है, जो जटिल विषय होता है उसको टुकड़ों में बांटा जाता है। संश्लेषण विधि में क्या होता है, रचनात्मकता, समस्या समाधान हो गया, तार्किक सोच को बढ़ावा मिलता है और कौशल को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि करके सीखते हैं यहाँ पर बच्चे। जटिल अवधारणाओं और उच्च स्तरीय शिक्षा में इसी हम व्यापक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।